नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 की गंगा इस किताब से डॉक्टर पद्मलाल लाल बख्शी का एक व्यंग्यात्मक निबंध पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या लिखूं। निबंध का पहला ही वाक्य है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। तो पहले ही वाक्य में लेखक कहते हैं कि मुझे आज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो उन्हें निबंध लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यहाँ लेखक ने अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर की बात कही है या उनका एक स्टेटमेंट दिया है। कथन मतलब स्टेटमेंट। तो उनका क्या स्टेटमेंट था कि वे कहा करते थे कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति मतलब मन की एक खास अवस्था, स्पेशल मेंटल कंडीशन होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। जब लेखक की एक स्पेशल मेंटल कंडीशन होती है तब क्या होता है, तो मन में अचानक से उमंग सी उठती है। उमंग मतलब एक खुशी, उत्साह या एक्साइटमेंट, लिखने का एक्साइटमेंट। दिल में स्फूर्ति सी आती है। स्फूर्ति मतलब सडनली एनर्जी आती है। और आवेग मतलब तेजी से आने वाले विचार। कैसे विचार? तो निबंध लिखने के विचार। तो जब लेखक के मन में खुशी होती है, उत्साह होता है, या उसके अंदर लिखने की ऊर्जा आती है, या उसके दिमाग में तेजी से जल्दी से कोई सोच आती है, विचार आते हैं, तब उसे लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। लेखक कहते हैं जब लेखक की कंडीशन ऐसी आती है कि उसमें एक उमंग, खुशी जागती है, तब किस विषय पे निबंध लिखे इसकी चिंता नहीं होती। तब वह किसी भी विषय पर लिख सकता है। उसके मन में जो विचार आएंगे उन विचारों को वह अपने निबंध में लिखता है। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। फिर लेखक एक उदाहरण देते हैं कि हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। इसका मतलब है कि जैसे टोपी टांगने के लिए कोई भी कील या खूंटी उपयुक्त है, वैसे ही लेखक के लिए कोई भी विषय ठीक होता है। तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि असल चीज़ विषय नहीं है, बल्कि मन की भावनाएं हैं। मन के भाव है मतलब भावनाएं हैं, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिन था यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि गार्डिनर साहब ने जो बात कही है वह बात उन्हें बिल्कुल सही लगती है। उसमें उन्हें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी समस्या या उनकी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी मानसिक स्थिति मतलब मन की एक खास अवस्था का उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं किया। मतलब उनका मन कभी ऐसे हुआ नहीं कि कुछ मन में भाव आए, कुछ इमोशंस आए और उन्होंने अपने निबंध में उसे लिख दिया। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि मुझे तो निबंध लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और साथ ही बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। परिश्रम मतलब मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर कहीं वे एक निबंध, एक ऐसे लिख पाते हैं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। वे कहते हैं कि मुझे कोई आज साधारण मतलब ऑर्डिनरी निबंध ऐसे नहीं लिखना है, इसलिए आज उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता और अमिता उनके स्टूडेंट्स थे और वे एक टीचर थे, तो वे अपने स्टूडेंट्स के लिए निबंध लिख रहे थे।
नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। नमिता और अमिता इन दोनों ने लेखक को निबंध लिखने के लिए कहा था। कौन से टॉपिक पर लिखना था? तो नमिता ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कहावत पर निबंध लिखें। और अमिता ने कहा था कि समाज सुधार पर निबंध लिखें। अब प्रॉब्लम यह था कि ये दोनों भी विषय परीक्षा में आ चुके थे और अब इन दोनों विषयों पर एक आदर्श मतलब एक अच्छा निबंध लिखकर लेखक को निबंध रचना मतलब निबंध कैसे लिखा जाता है यह दोनों को समझाना था। तो लेखक का प्रॉब्लम यह था, इसलिए वे आज परेशान थे। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या इतने सुहाने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? दूर के ढोल सुहावने इसका मतलब होता है कि दूर की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन जब वे पास आती है तो उतनी अच्छी नहीं लगती। लेखक यहाँ कहते हैं कि दूर की चीज़ें तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या इतनी अच्छी लगती है, इतनी सुहावनी लगती है कि उन पर 5 पेज का एक ऐसे लिखा जा सके। यानी लेखक को लगता है कि इस पर लंबा निबंध लिखना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूँ? अब लेखक आगे बताते हैं कि समाज सुधार मतलब सोशल रिफॉर्म, समाज में बदलाव, इसकी चर्चा अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब बहुत पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से होती आ रही है। इस विषय पर बड़े बड़े विज्ञों में, विज्ञ मतलब विद्वान, स्कॉलर्स, तो बड़े बड़े विद्वानों में भी विरोध है, अपोजिट व्यूज़ हैं या मतभेद हैं। तो वे कहते हैं कि जब इतना गहरा टॉपिक है तो मैं इसे 5 पेजेस में कैसे लिख दूँ? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान ले। जब लेखक सोचते हैं कि इतने कठिन विषय को 5 पेजेस में लिखना बहुत मुश्किल है, फिर वह कहते हैं कि मैंने सोचा कि पहले निबंध शास्त्र मतलब निबंध लिखने का विज्ञान या ऐसे राइटिंग थ्योरी कह सकते हैं। तो निबंध शास्त्र के आचार्य मतलब विद्वान, एक्सपर्ट्स, इनकी सम्मति जान ले। सम्मति मतलब राय। तो वे सोचते हैं कि ऐसा निबंध लिखने से पहले जो निबंध लिखने के एक्सपर्ट हैं, इस विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, उनका ओपिनियन जान ले। पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। लेखक पहले यह समझना चाहते हैं कि आदर्श निबंध या अच्छा निबंध क्या होता है और उसे कैसे लिखा जाता है। इसके बाद वह भविष्य की चिंता करेंगे, मतलब इसके बाद वे सोचेंगे कि निबंध में आगे क्या लिखना है। और इसी वजह से लेखक कहते हैं कि उन्होंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। रचनाएं मतलब उनकी लिखी हुई किताबें देखी, पढ़ी, ताकि वे निबंध लिखने का सही तरीका समझ सके। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। लेखक बताते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति ने, एक निबंध के स्कॉलर ने कहा है कि निबंध छोटा होना चाहिए। और क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि बड़े निबंध के कंपैरिजन में छोटा निबंध बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अधिक अच्छा होता है। और क्यों होता है, इसका उन्होंने क्या कारण दिया है? क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। तो उनका कहना है कि बड़े जो निबंध होते हैं उसमें रचना की सुंदरता मतलब लिखने की सुंदरता, जो राइटिंग में ब्यूटी होती है, वो नहीं रह पाती।
इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। लेखक कहते हैं कि मैं इस बात को मान लेता हूँ कि छोटा ही निबंध लिखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी छोटा ही निबंध लिखना है, उन्हें बड़ा निबंध लिखना ही नहीं है। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के इन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। लेखक कहते हैं कि इन्हीं महोदय ने मतलब यह कथन देने वाले व्यक्ति ने ही कहा है कि निबंध के दो अंग हैं। अंग मतलब पार्ट्स। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? तो सामग्री और शैली। सामग्री मतलब विषय से जुड़ी हुई बातें या कंटेंट, और शैली मतलब लिखने का तरीका, स्टाइल। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे छोटे छोटे मनन करना चाहिए। अब लेखक सोचते हैं कि पहले उन्हें सामग्री मतलब कंटेंट जमा करना चाहिए, कंटेंट इकट्ठा करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, और फिर विचार समूह मतलब विचारों का समूह, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, संचित करना मतलब जमा करना। तो लेखक कहते हैं कि पहले मुझे कंटेंट और जो लिखना है उन विचारों को एक जगह लाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे मनन करना पड़ेगा। मनन मतलब सोच विचार करना पड़ेगा, उस पर थिंकिंग करना पड़ेगी। तो छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे को, उस कंटेंट को जमा करना पड़ेगा। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने जिस विषय का मतलब जिस सब्जेक्ट का अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, उसके मस्तिष्क में, मस्तिष्क मतलब दिमाग, तो उसके दिमाग में, उसके माइंड में उसी विषय के विचार आते हैं, वह उसी विषय से जुड़े विचार करता है। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जिस विषय में पढ़ाई की है उसके दिमाग में उस विषय के विचार आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें दूर के ढोल सुहावने इस विषय पर निबंध लिखना पड़ेगा। अगर पहले उन्हें ज्ञात होता, पता होता, तो वे पुस्तकालय में जाकर अनुसंधान करते। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, अनुसंधान मतलब रिसर्च, मतलब इस टॉपिक पर वे और कुछ रीडिंग करते। लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उन्हें अर्जेंट ऐसे लिख कर देना था। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। लेखक को 2 घंटों में 2 निबंध लिखने हैं। यहाँ न तो विश्वकोश है, विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडिया। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, और न कोई ऐसा उन्होंने जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्धता हो सके। मतलब अब उनके पास कुछ भी नहीं है, ना विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडिया है, और ना ही ऐसी कोई किताब है जिनमें उन्हें इस विषय से संबंधित कोई कंटेंट जानकारी मिल सके। अब तो मुझे अपनी ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। इसलिए अब लेखक कहते हैं कि मुझे अपनी ही ज्ञान मतलब अपनी नॉलेज पर भरोसा कर निबंध लिखना पड़ेगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। विज्ञों मतलब विद्वानों का कहना है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा मतलब आउटलाइन, उसकी योजना बनानी चाहिए। लेखक भी दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते कि रूपरेखा कैसी बनाई जाए। मतलब उन्हें सूझ नहीं रहा कि इस ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उनका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं?
फिर वे कहते हैं कि निबंध लिखने के बाद उसका सारांश मतलब समरी तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन निबंध लिखने के पहले उसका सार या शॉर्ट में 5-10 शब्दों में उसे कैसे लिखा जाए। उनके दिमाग में सवाल भी आता है कि क्या जो भी विज्ञ लेखक, जो विद्वान लेखक हैं, क्या वे अपने निबंध के लिए पहले उसकी आउटलाइन बनाते हैं क्या? A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। वे बताते हैं कि A.G. गार्डिनर को अपने लेख का शीर्षक मतलब टाइटल देने में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। गार्डिनर ने कहीं लिखा था कि वे आर्टिकल खुद लिखते हैं, लेकिन उसका शीर्षक मतलब टाइटल लिखने का काम मैं मेरे दोस्त को देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो, इसीलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी। गार्डिनर ने कहीं लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी मुश्किल नहीं होती होगी जितनी उन्हें नाटक के नामकरण मतलब नाटक का टाइटल लिखने में होती थी। तभी तो उन्होंने एक नाटक का नाम ही नहीं लिखा, और क्या लिखा उस पर, जैसा तुम चाहो। उसे इंग्लिश में एज यू लाइक इट कहते हैं, जो शेक्सपियर का एक नाटक है। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे आउटलाइन बनाना भी नहीं होगा, मतलब उन्हें कैसे बनाना है ये सूझ नहीं रहा। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। शैली मतलब स्टाइल, निबंध का स्टाइल। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह मतलब फ्लो होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है। लेखक कहते हैं कि अब मैंने कंटेंट की तो बात की, लेकिन अब ऐसे की शैली मतलब स्टाइल कैसे होना चाहिए ये सोचना है। उन्होंने यहाँ एक आचार्य मतलब एक स्कॉलर का एक स्टेटमेंट बताया है। तो उन स्कॉलर ने क्या कहा था कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए कि उनका एक दूसरे से संबंध या रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वे भी चाहते हैं कि वे छोटे छोटे वाक्य लिखें। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, यहाँ है नहीं हूँ आना चाहिए। पर मैं हूँ मास्टर, कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि यह अच्छा है कि मैं छोटे छोटे वाक्य लिख सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वे टीचर हैं, मास्टर हैं, और कहीं नमिता और अमिता को यह न लगे कि मास्टर जी ने यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिखा है। मोटी अक्ल वाले मतलब कम समझ वाले। अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। विद्वत्ता का प्रदर्शन मतलब ज्ञान का दिखावा करना, और गौरव मतलब सम्मान या प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज। स्थापित करना मतलब एस्टैब्लिश करना, कायम करना। अब इस वाक्य का अर्थ होता है कि लेखक कहते हैं कि मैं अपना ज्ञान दिखाने के लिए, ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए और अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए मैं क्या करूं, तो बहुत लंबे वाक्य लिखूं। कितने लंबे, तो कम से कम आधे पृष्ठ में समाप्त हो, मतलब एक वाक्य कम से कम आधा पेज तो होना चाहिए, इतने बड़े बड़े वाक्य लिखूं। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बाणभट्ट ने कादंबरी इस किताब में ऐसे ही लंबे वाक्य लिखे हैं, इसलिए लेखक सोचते हैं कि वे भी लंबे वाक्य लिखें। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। इस वाक्य का अर्थ हम समझते हैं। अस्पष्टता का मतलब होता है साफ न होना या अनक्लियर वाक्य होना। दुर्बोधता मतलब कठिन और समझ में नहीं आने वाली भाषा। गांभीर्य मतलब सीरियसनेस। तो लेखक कहते हैं कि मुश्किल वाक्य होने चाहिए, साथ ही भाषा ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी समझ में नहीं आए। इससे क्या होगा कि लेख जो है वह गंभीर लगेगा, सीरियस लगेगा, ऐसे लगेगा कि इसमें कोई गंभीर सीरियस बात कही गई है।
इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दिया है। लेखक उदाहरण देते हैं कि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष, इन्होंने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां मतलब उलझी हुई बातें लिखी हैं जो कम ज्ञान वाले लोगों को समझ नहीं आएगी। इसी प्रकार कवि सेनापति ने भी अपने कविताओं में मूढ़ों के लिए, मूढ़ मतलब कम बुद्धि वाले लोग या फुलिश पीपल, इनके लिए दुर्बोध कर दिया है। मतलब उन्होंने ऐसा लिखा है कि कम बुद्धि वाले लोगों को वह समझ न आए। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अलंकार मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसका भाषा की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। और मुहावरे मतलब ईडियम्स, और लोकोक्तियाँ मतलब कहावतें, प्रवर्ब। तो वे कहते हैं कि निबंध में इन सभी का उपयोग भी करना चाहिए। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। लेखक बताते हैं कि अंग्रेजी के निबंधकारों ने निबंध लिखने का एक अलग ही पद्धति मतलब मेथड अपनाया है। और यह मेथड जो पुराने निबंधकार थे उनकी कसौटी पर मतलब उनके मापदंड, उनके स्टैंडर्ड पर भले ही सही न उतरते हो, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में उनका मान सम्मान है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। अंग्रेजी के निबंधकारों ने निबंध लिखने का जो एक अलग तरीका अपनाया है, उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो मार्टेन माने जाते हैं। मतलब मार्टेन ने उसकी शुरुआत की। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ देखा, सुना या उन्होंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसे ही उन्होंने अपने निबंधों में लिखा, लिपिबद्ध कर दिया, मतलब लिखकर रजिस्टर किया, रिकॉर्ड किया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे निबंधों की सबसे ज़्यादा विशेष बात या खास बात क्या होती है? तो ये मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं, मतलब उनके मन की स्वतंत्रता उसमें दिखती है। वे किसी बॉर्डर के अंदर लिखना नहीं चाहते। वे जो अपने मन में आता है, जो देखते हैं, सुनते हैं, वे लिखते हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पनाएं रहती है, न आख्यायिका, लेख की सूक्ष्म और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। अब इस वाक्य में कुछ वर्ड्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, हम उन्हें पहले समझते हैं। उनमें कवि की उदात्त कल्पना मतलब ऊंची कल्पना या नोबल इमेजिनेशन। सूक्ष्म मतलब गहरी, दृष्टि मतलब नज़र। गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना मतलब सीरियस तर्क से भरी हुई बातें या सीरियस लॉजिकल एनालिसिस। विवेचना मतलब विश्लेषण, एनालिसिस। तो ऐसी रचनाओं में कवि की ऊंची कल्पना नहीं होती है, साथ ही उनकी जो गहरी दृष्टि होती है, डीप विजन या डीप व्यू बोल सकते हैं, नहीं होता है। साथ ही इसमें कोई भी सीरियस लॉजिकल एनालिसिस नहीं होता। इनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। तो इन निबंधों में लेखक की असली अनुभूति मतलब वास्तविक अनुभूति, रियल फीलिंग्स होती है। उनमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे निबंधों में लेखक के सच्चे फीलिंग्स होते हैं, सच्चे एक्सप्रेशन होते हैं। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, और उसमें लेखक का उल्लास मतलब उसकी खुशी दिखती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिनमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं।
लेखक आगे बताते हैं कि ऐसे निबंध ऐसे मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न ज्ञान की गरिमा मतलब वहाँ ज्ञान का महत्व नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है कि उन्हें अपना ज्ञान वहाँ दिखाना होता है कि हमें कितना नॉलेज है। और न कल्पना की महिमा, महिमा मतलब महानता। उन्हें ये भी नहीं बताना होता है कि हम कितनी ग्रेट कल्पना कर सकते हैं, हमारा इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है। तो क्या होता है, वे सिर्फ संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं, मतलब अपने ही नज़र से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना मतलब स्वीकारना, भाव मतलब फीलिंग्स। तो उस समय व्यक्ति संसार को अपनी नज़र से देखता है और अपने फीलिंग्स से उसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। लेखक यहाँ अमीर खुसरो की कहानी सुनाते हैं। अमीर खुसरो एक बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही टैलेंटेड कवि थे। तो एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास गए तो वहाँ 4 औरतें थीं जो पानी भर रही थी। जब अमीर खुसरो ने पानी मांगा तो एक औरत ने खीर पर कविता सुनाने कहा, तो दूसरी ने चरखे पर, चरखा मतलब व्हील, और तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। तो चारों औरतों ने अलग अलग टॉपिक पर उन्हें कविता सुनाने को कहा। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। अमीर खुसरो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कवि थे। चारों ने जिस टॉपिक पर कविता सुनाने का कहा था, उन्होंने उस चारों टॉपिक को एक ही स्टैंजा में डाल दिया। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। इसका मतलब होता है कि खीर मैंने जतन से पकाई, मेहनत से पकाई, और चरखा भी मैंने चलाया, लेकिन एक कुत्ता आया और उसने खीर खा ली और तू ढोल बजाती बैठ गई। इस प्रकार उन्होंने चारों विषयों को एक ही कविता में जोड़ दिया। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार दूंगा। लेखक कहते हैं कि मैं खुसरो जैसा टैलेंटेड तो नहीं हूँ, प्रतिभा नहीं है, लेकिन अब मैं इस मेथड को अपनाऊंगा। कौन सी मेथड को, कि 2 टॉपिक मैं एक ही निबंध में डाल दूंगा। और इसके लिए वे कहते हैं कि मैं एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार लूँगा, मतलब 2 एम उन्हें एक साथ पूरे करने हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शायद मधुरता का संचार कर देते हैं। दूर के ढोल सुहावने या अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कर्कश मतलब तेज आवाज़, हार्श आवाज़ दूर नहीं पहुंचती। लेकिन जो लोग ढोल के पास बैठे होते हैं उनके तो कान के पर्दे फटते हैं। पर अगर कोई किसी नदी किनारे दूर कहीं बैठा है और शाम का समय है, संध्या का समय है, तो यही आवाज़ उसे मधुर लगेगी, बहुत मीठी लगेगी। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। दूर बैठा हुआ व्यक्ति जब ढोल की आवाज़ सुनता है तो वह मधुर आवाज़ सुनकर उस व्यक्ति के मन में शादी के समारोह की कल्पना आती है। वह दूर बैठकर विवाहोत्सव मतलब शादी के समारोह की कल्पना करने लगता है, इमेजिन करता है कि कहीं शादी हो रही है और वहाँ ढोल बज रहा है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। लज्जाशील मतलब शर्माती हुई, नववधू मतलब ब्राइड। वह अपने मन में एक शर्मिली दुल्हन की कल्पना करता है। वह नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देता है।
क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव, प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिल रहे हैं। अब इस वाक्य को हम डिटेल में समझेंगे। उस नववधु के प्रेम, प्रेम मतलब प्यार, उल्लास मतलब खुशी, संकोच मतलब झिझक, आशंका मतलब डर और विषाद मतलब दुख। दुख किस बात का? तो वह अपने माता पिता को छोड़कर जाने वाली होती है। आशंका या डर किस बात की? तो वह नए घर में जाने वाली होती है। साथ ही उसके मन में उल्लास या खुशी होती है और थोड़ा सा झिझक भी होता है। संकोच मतलब झिझक या हेजिटेशन भी होता है। तो अब वह दूर बैठकर कल्पना करता है कि वह नववधु के मन में क्या है। तो थोड़ा प्यार है, थोड़ी खुशी है, साथ ही झिझक है और थोड़ा सा डर भी है और उसके साथ अपने लोगों को छोड़कर जाने की उदासी है। तो ऐसे एक हृदय की वह कल्पना करता है। इन भावनाओं के कारण ढोल की कर्कश आवाज़, कठोर तेज आवाज़ भी उसे मीठी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस ध्वनि के साथ, उस आवाज़ के साथ खुशी की आवाज़, उत्सव मतलब सेलिब्रेशन, खुशी, आनंद, प्यार की भावना, यह सब जुड़े होते हैं। कलरव मतलब खुशी की आवाज़, उत्सव मतलब सेलिब्रेशन, प्रमोद का मतलब है खुशी, आनंद या हर्ष। तभी तो उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। इसीलिए ढोल की आवाज़ जो नज़दीक बैठे हुए लोग होते हैं, समीपस्थ लोग मतलब नज़दीक बैठे हुए लोगों को भी बुरी नहीं लगती, और जो दूर होते हैं, दूरस्थ मतलब जो दूर बैठे हुए, दूर जो लोग होते हैं, उन्हें उन्हें तो वो बहुत ही मधुर या मीठी लगती है या उन्हें बहुत मीठी सुनाई देती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। लेखक बताते हैं कि जो तरुण, तरुण मतलब यंगस्टर या युवा, जो युवा जीवन संग्राम से, जीवन संग्राम मतलब जीवन की कठिनाइयाँ, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, अभी इनसे दूर हैं, उन्हें संसार बड़ा ही मनमोहक मतलब बहुत ही आकर्षक लगता है। उन्हें जीवन आसान और सुंदर दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने अभी जीवन की तकलीफ़ें, कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया होता है। वैसे ही जो लोग बूढ़े हुए हैं, वृद्ध मतलब बूढ़े हुए हैं, जो अपना बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मतलब बचपन, चाइल्डहुड, और तरुणावस्था मतलब यूथ, युवावस्था, जिनका बचपन या जवानी ख़त्म हो गई है, वे वहाँ से दूर गए हैं, उन्हें क्या लगता है? तो उन्हें अपना अतीत काल, जो पुराना समय, बीता हुआ समय होता है, उनकी यादें बहुत सुखद लगती है, बहुत खुशी देने वाली होती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते रहते हैं। वे बार बार अपने पुराने दिनों को, पुराने समय को याद करते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। लेखक कहते हैं कि जैसे युवाओं के लिए भविष्य मतलब आने वाला समय बहुत ही उज्जवल, बहुत ब्राइट लगता है, वैसे ही बूढ़ों को अपना अतीत, अपना बीता हुआ समय बहुत अच्छा लगता है, और दोनों ही अपने आज के समय से मतलब वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं, खुश नहीं महसूस करते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। जो युवा होते हैं, यंगस्टर होते हैं, वो भविष्य को आज लाना चाहते हैं, प्रेजेंट में लाना चाहते हैं, यानी वे जल्दी बदलाव चाहते हैं। तो दूसरी ओर जो बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, वे अपने पुराने समय को वर्तमान में, आज के टाइम में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के। लेखक आगे कहते हैं कि जो यंगस्टर होते हैं वे क्रांति, यहाँ क्रांति का मतलब है बदलाव, रेवोल्यूशन, इसका समर्थन करने वाले होते हैं, सपोर्टर होते हैं। वे चाहते हैं कि आज कोई बदलाव हो। जबकि जो वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, जो बूढ़े होते हैं, वे अपने
अतीत का गौरव करते हैं, मतलब पुरानी महानताएं बताते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी महानता है उसकी रक्षा की जाए। उसके प्रोटेक्टर होते हैं, संरक्षक होते हैं, मतलब रक्षा करने वाले होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इन्हीं दोनों विचारों की वजह से वर्तमान मतलब प्रेजेंट क्षुब्ध रहता है। क्षुब्ध मतलब अशांत रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है। और इसी वजह से वर्तमान काल हमेशा सुधारों मतलब बदलाव का काल बना रहता है, हमेशा रिफॉर्म्स का टाइम बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। लेखक बताते हैं कि मनुष्य जाति मतलब मानव समाज में ऐसा कोई टाइम नहीं आया, ऐसा कोई समय नहीं रहा जब सुधारों का या बदलावों की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ी हो। हर समय समाज में कुछ न कुछ सुधार की ज़रूरत रहती ही है। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। इसी कारण इतिहास में बहुत सुधारक हुए, बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस समाज में बदलाव लाने की कोशिश की या रिफॉर्म्स लाए। लेकिन सुधारों का अंत नहीं हुआ, सुधार कभी भी खत्म नहीं हुए। लेखक भारत के इतिहास के कई महान सुधारकों का उदाहरण देते हैं। बुद्धदेव, महावीर, स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि सुधारकों का दल, दल मतलब समूह, ग्रुप, हर नगर में, नगर मतलब सिटी, गांव में मतलब विलेजेस में, तो सुधारकों के ग्रुप हर गांव हर शहर में होता है। इसका मतलब है कि हर जगह समाज को सुधारने वाले लोग रहते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि जीवन में समय समय पर नए क्षेत्र मतलब नए एरियाज उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न मतलब पैदा होते हैं और उनके साथ नए नए सुधार भी आते हैं। मतलब हर थोड़े दिन में एक नया एरिया ऐसा आता है जहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे आज वही दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। तो लेखक बताते हैं कि न कभी कमियों का अंत होता है, न कभी सुधारों का। मतलब खामियां भी रहती है और रिफॉर्म्स भी रहते हैं। जो बातें पहले अच्छे बदलाव सुधार मानी जाती थी आज वही दोष माने जाते हैं, मतलब गलतियां मानी जाती हैं और फिर उनमें नए सुधार किए जाते हैं। इसी कारण लेखक कहते हैं कि जीवन को प्रगतिशील माना जाता है। प्रगतिशील मतलब हमेशा आगे बढ़ने वाला, प्रोग्रेसिव, क्योंकि जीवन में लगातार परिवर्तन, चेंज होते हैं और सुधार होते रहते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव, सुधार करने वाला, साहित्य मतलब लिटरेचर। तो लेखक बताते हैं कि हिंदी में प्रोग्रेसिव ऐसा लिटरेचर या साहित्य बन रहा है, लिख रहे हैं। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। प्रगतिशील लिटरेचर को लिखने वाले यह समझ रहे हैं कि उनके राइटिंग में, उनके लिटरेचर में भविष्य का, फ्यूचर का मतलब आने वाले समय की महानता छिपा हुआ है। निहित है मतलब छुपा हुआ है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि कुछ समय बाद यही लिटरेचर अतीत का स्मारक मतलब पुराने समय की निशानी, हम इसे इंग्लिश में मॉन्यूमेंट ऑफ द पास्ट कह सकते हैं, तो पुराने समय की निशानी बन जाएगी। यानी जो साहित्य, जो लिटरेचर आज नया है, आधुनिक है, मतलब मॉडर्न है,
वही भविष्य में पुराना हो जाएगा। और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। लेखक आगे बताते हैं कि जो लोग आज तरुण हैं मतलब युवा हैं, वही आगे चलकर बूढ़े हो जाएंगे और वे अपने अतीत का, बीते हुए समय का, अपने पास के महानता गौरव का स्वप्न देखेंगे, सपना देखने लगेंगे। मतलब वे अपने पुराने समय को याद करेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं, मतलब अच्छे लगने वाले होते हैं, क्योंकि दूर की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं। और यही बात लेखक दूर के ढोल सुहावने होते हैं कहकर समझाते हैं। तो बच्चों, इस निबंध में लेखक ने हास्य और व्यंग के माध्यम से निबंध लिखने की कठिनाई बताई है और साथ ही यह भी समझाया है कि दूर की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं और समाज में हमेशा परिवर्तन या चेंजेस होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, लेखक ने निबंध लिखने की कला के बारे में बताया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बोर्ड की परीक्षा के लिए कोई अच्छा निबंध सीखें, तो निबंध और पत्र लेखन की किताब आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। काफ़ी छात्र पूछते हैं कि मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। मैं बोया माइक का इस्तेमाल करती हूँ ताकि आवाज़ साफ़ रहे। और हाँ, लेक्चर को बिना किसी डिस्टर्बेंस के साफ साफ सुनने के लिए आप बोट ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।